गुजरात की अलग ही कहानी है। खैर, मैं औरों के पास भी जाऊंगा, आपको मैंने मौका दिया, आपने मुझे एक जगह करेक्ट किया कि इस्लामिक कंट्रीज में गवर्नमेंट सब देख रही है। मुफ्ती शमून काज़मी भी मेरे साथ हैं। मैं आपके सामने भी हफीउल्लाह साहब की तरह वैसा ही सवाल रखूंगा। क्या हफीउल्लाह साहब जो कह रहे हैं इस्लाम पर हमला है, आपको भी यही लगता है मुफ्ती शमून काज़मी? शफीउल्लाह साहब, शाह जी, माफी चाहता हूं, शफीउल्लाह साहब, माफी चाहता हूं, शफीउल्लाह। देखो राजीव वर्मा जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो हम इस पे बात करें कि देश में आज़ादी के बाद वक्फ बोर्ड के जितने चेयरमैन बने हैं वो सब मुस्लिम ही रहे और मुतवल्ली भी लगभग मुस्लिम ही रहे। 60 साल के अंदर कांग्रेस का कार्यकाल रहा और ये जितनी तंजीमें हैं ये कांग्रेस को की सपोर्टर थी। तो इन्हें तो सबसे पहला सवाल तो कांग्रेस से के जमाने में कांग्रेस से करना चाहिए, जो इन्होंने मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, कि आखिर उन्होंने 60 साल के अंदर वो प्रॉपर्टी जो तीसरे नंबर की है, जो यतीमों को, गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, जरूरतमंदों के लिए वक्फ की गई थी, तो उन वक्फ करने वालों की उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किस चीज में हुआ? क्या उनके जाती पर्सनल उनके इस्तेमाल में हुआ, या जो नादार जिनके लिए वक्फ की गई थी वो प्रॉपर्टी उनके काम में आई? क्या उस वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर कहीं कोई हॉस्पिटल बनाए, कोई कॉलेज बनाए, कोई यूनिवर्सिटी बनाई? तो अगर तीसरे नंबर की वक्फ प्रॉपर्टी जो मुसलमानों ने अपने औलाद को न दे करके उन यतीमों और मिस्किनों के लिए, जरूरतमंदों के लिए वक्फ किया था, उसका इस्तेमाल क्या उन्होंने मुतवल्लियों और जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे वो सभी मुस्लिम थे? तो मैं ये कहता हूं कि जितने उस जमाने के अंदर चेयरमैन रहे हैं, आज की सरकार उनकी अगर इंक्वायरी कराएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब रह जाती है बात यह कि आज की जो सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। एक मिनट के लिए मुफ्ती शमून काज़मी, आपने कहा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आप इसमें कुछ गलत देख रहे हैं इतने सालों में जो हुआ? हाँ, मैं वही आपको सामने कह रहा हूं कि जितने भी अब तक के चेयरमैन हैं, मैं तो एक बहुत ही ये चैलेंज के साथ ये बात कह रहा हूं कि आखिर हम ये देखें कि उसमें कौन लोग थे जिन्होंने मुसलमानों की सिर्फ तुष्टिकरण किया। आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्या ये 60 साल से ये उसके उनकी निगरानी में थी, या कांग्रेस और उनसे जो रिलेटेड अन्य पार्टी हैं जो सेकुलर कहलाती हैं उनके थी? तो क्या उसमें जितने हमारे ये पर्सनल लॉ बोर्ड और जितनी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन आज बात कर रहे हैं, तो क्या इन्हें ये नहीं होना चाहिए था आज के उस प्रॉपर्टी का मिसयूज हुआ उस पर आवाज उठानी चाहिए थी? आज ये बताइए कि अगर उसमें संशोधन हो रहा तो 10 साल का कार्यकाल हम देखते हैं प्रधानमंत्री का, तो कहीं भी कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती कि जहां वो भेदभाव कर रहे हैं। सारी योजनाओं में मुसलमानों को शामिल किया है। अब अगर इसमें संशोधन हो रहा है तो आप संशोधन के प्रावधानों के ऊपर फिर अखिलेश यादव, कांग्रेस, ओवैसी, ये सब एक जगह पर आकर विरोध क्यों करने खड़े हो गए? मैं आपसे शुरुआत करूंगा, लेकिन बड़ी खबर ये है कि वक्फ बिल पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने क्या कहा, बता देते हैं। वक्फ बिल पर गुमराह मत कीजिए, किरेन रिजिजू ने एक बार फिर अपनी बात रखी। वक्फ बिल पर अपने पॉइंट रखिए, सदन में अपनी बातों को रखिए, गुमराह मत कीजिए। सदन में चीजें आए तो अपने पॉइंट रखिए, सदन में अपनी बातों को रखिए, लेकिन गुमराह मत कीजिए, ऐसा केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है। अराजकता का माहौल फैलाने का कोशिश, वक्फ अमेंडमेंट बिल जब पार्लियामेंट में आ रहे हैं तो उससे पहले ये जो अराजकता का माहौल फैलाने का कोशिश करना, झूठ बात बोलना, देश को बदनाम करना, ये ना करें और बिल का एक एक प्रावधान को सुन करके, पढ़ करके, देख करके अपना पॉइंट रखिए और संसद के अंदर में जोरदार बहस होना चाहिए।
सदन के अंदर अपनी बात रखिए, पढ़िए, डिबेट में हिस्सा लीजिए, ऐसा किरण रिजिजू कह रहे हैं। और हमेशा सदन की कार्रवाई और सदन की परिपाटी यही रही है कि अपनी बातें खुलकर रखिए, चर्चा में अपने पॉइंट रखिए, बाकी चीज़ मुफ्ती शमून काज़मी बात पूरी करें। मेरे साथ चक्रपाणी महाराज भी जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं डिबेट में हिस्सा बनाऊंगा। मैं अभी माननीय केंद्रीय मंत्री श्री किरण रिजिजू जी ने जो कहा, मैं उनका समर्थन ये करता हूं कि मेरी उनसे कई वार्ताएं हो चुकी हैं और वो बहुत समझे हुए और माइनॉरिटी से ही आते हैं। और मैं उत्तराखंड राज्य के अंदर यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जहां मैं मदरसा बोर्ड का एज ए अध्यक्ष के, हमने मदरसों को इसीलिए अवेयरनेस लाने के लिए उनकी क़यादत के अंदर उनके नेतृत्व में एनसीईआरटी लागू किया है, ताकि कल आने वाले दिनों में ये बहका न सके। आज अवेयरनेस पैदा करने की जरूरत है। हमें किसी से इख्तलाफ नहीं है, आप अपनी बात रख सकते हैं, मगर आप मुसलमानों के मसीहा बन के, उन्हें गुमराह करके, उनके हमदर्दी हासिल करने के नाम पे करें, यह उचित नहीं है। आपको अपनी बात आप कहिए कि भाई आप सरकार से अपनी मांग कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, मगर आप ये कहें कि ये सरकार मुसलमानों को कहीं नुकसान पहुंचा रही है या उनके खिलाफ काम करने जा रही है, ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए। इसलिए कि आपकी बीजेपी से दुश्मनी नहीं होनी चाहिए और कांग्रेस से कोई आपके रिश्तेदार, मगर आप तो रिश्तेदारी कैसी निभा रहे हैं 1947 से और आज तक उनके मीडिएटर की हैसियत से ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या मुस्लिम और अन्य तंजीमें हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आज देश के मुसलमानों से कि ना आपकी मस्जिद कहीं छीनी जाएगी, ना कोई कब्रिस्तान पे कोई कार्रवाई होगी, ये गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैं उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी यूसीसी लेकर आए, उसमें भी मैंने ये कहा है कि ये मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, किसी भी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है और इस्लाम से कोई टकराव नहीं। ठीक है, आपका कहना है गुमराह करने की कोशिश हो रही है, काली पट्टियां बांधे ओवैसी हमको तस्वीरों में दिख रहे हैं, जो लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इसके आते ही मस्जिदें और खानकाह छीन लिए जाएंगे। हालांकि अभी हम सबको जानना है कि सदन के पटल पर जब ये चीजें रखी जाएंगी तो उसमें क्या है वो तभी सामने आ पाएगा, उससे पहले शायद हमको भी कॉन्क्रीट नहीं पता होगा। लेकिन चक्रपाणी जी महाराज मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। चक्रपाणी जी महाराज, आपका भी एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर होगा और मैं आपको भी पूरा मौका यहां पर दूंगा। वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 एक चीज कहता है जो हमेशा बहस का एक हिस्सा रहा है कि इसके निर्णय को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। वक्फ को यहां पर कोई प्रमाण नहीं देना होता था, वो अगर किसी संपत्ति को अपना बताता था तो उसके बाद दूसरे को साबित करना पड़ता था। ऐसी बातें जरूर निकल कर आई, छन कर आई कि इसमें कोई संशोधन जैसी बात जेपीसी के दौरान दिखाई पड़ी जो शायद एक इसका हिस्सा हो। लेकिन हंगामा तो बरपा हुआ है चक्रपाणी जी महाराज। आज ईद के मौके पर भी उसकी तस्वीरें हमने देखी हैं, किस तरीके से ले रहे हैं आप? देखिए राजीव जी, हमें बड़ा स्पष्ट रूप से बहुत ही राष्ट्र को ध्यान में रख करके इस पे चिंतन करने की आवश्यकता है। अभी हमारे सामने जो सफीउल्लाह साहब बैठे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, उन्होंने बड़ा तरीके से कहा कि यह इस्लाम पे हमला है। आप जरा सोचिए कि जो देश की सरकारों ने, जो पिछली सरकारों ने जब इसी वक्फ बोर्ड को जब बना दिया, एक भस्मासुर का रूप दे दिया कि भाई ये जिस जमीन पे हाथ रखेगा उसका हो जाएगा, न्यायपालिका भी उसकी होगी, उसकी कहीं सुनवाई नहीं होगी, तो ये इस्लाम पे अब जब संशोधन हो रहा है तो इस्लाम पे हमला कैसे हो गया भाई? इसको आप जानबूझ करके राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। यह तो देश पे हमला था जब उसको भस्मासुर का रूप बना दिया गया एक वक्फ बोर्ड को। आप जरा सोचो, जिस हिंदुओं ने केरल में सबसे पहले मस्जिद के लिए जमीन, केरल के राजा ने जमीन दी। आप जरा सोचो, जिस हिंदुस्तान ने एक अलग मुस्लिम राष्ट्र ही दे दिया, पाकिस्तान ने दे दिया, आज तो इस्लाम पे हमला होने की सरकार करने लगी और देश करने लगा। जब संशोधन करी तो इस्लाम फोबिया आप जिस प्रकार से दिखा रहे हैं, इस्लाम को विक्टिम कार्ड खेल करके जिस प्रकार से भड़काऊ चीजें कर रहे हैं, किरण रिजिजू जी ने बहुत सही कहा है। इस बात को हमें समझना होगा। और हमारे इस्लामिक स्कॉलर, हमारे माननीय मुफ्ती शमीन कासमी साहब ने बहुत सही कहा, इस वक्फ बोर्ड को कहीं आप नहीं देखेंगे कितनी त्रासदी आई कि कभी किसी को, गरीबों को सहयोग किया हो, कभी किसी ने राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ करके काम किया हो। सिर्फ इसका काम है जमीन कब्जा करना, प्राचीन मंदिरों पे अपनी दावा कर देना, प्राचीन अपने स्थानों पे दावा कर देना। अब आप साबित करते रहो, जिस पे हाथ रख दिया अब तुम साबित करते रहो, धक्के खाते रहो। तो इसमें पाप की जिम्मेदार पिछली सरकार भी है जिसने इसको भस्मासुर बना दिया।
जब एक पाकिस्तान देश बन गया तो भारत में वक्फ बोर्ड की क्या आवश्यकता भाई? अभी आप कह रहे थे, हमारे सफीउल्लाह साहब कह रहे थे कि इस्लामिक देशों में भाई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहां सब सरकारें देखती है। अरे भाई तो भारत में क्यों आवश्यकता है? अगर जो देश पाकिस्तान बन गया वहां पे जाए ना, वक्फ बोर्ड की वहां आवश्यकता है। अब यहाँ पे तो हर व्यक्ति को स्वयं अधिकार मिलता है, चाहे हमारे कासमी साहब हो, चाहे आप हो, चाहे हमारे यासिर जिलानी साहब, सबको देश से देता है रोटी कपड़ा मकान और पूरे अधिकार देता है। कहीं आप मस्जिद बनाने तो कोई रोकता है क्या? लेकिन इस प्रकार से एक भूमाफिया तैयार कर दिया गया वक्फ बोर्ड के नाम पे, और पिछली सरकारों ने किया, अपनी सिर्फ राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए किया। ये सिर्फ ये पूरे हिंदुस्तान पे लेकिन हमला है। एक नहीं, ये सभी हिंदुस्तान विरोध पे कर रहे हमला हैं। है। एक नहीं, सभी विरोध कर रहे हैं, हर दल विरोध कर रहा है। तो अब क्या करना वो भी सब चाहिए। वोट बैंक के लिए विरोध कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, जो विरोध कर रहा है विरोध मैं करो। देखिए लोकतंत्र है, इसमें आप अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है, इसमें कोई दो राय राजीव जी। नहीं। लेकिन इस बात को हमें समझना आया। होगा, वक्फ बोर्ड ने अभी तक मुझे मौका निर्माण दीजिए होने में राजीव जी। आता कितने हूं। देश की सेवा किया है? कहाँ मुख्य धारा में आकर के किसी कभी त्रासदी आई तो लोगों को सहयोग कभी ठीक आपने है। सुना है क्या? ठीक है। हमने आपने तो नहीं सुना है। ठीक है। अभी हमारे मुफ्ती साहब ने जो कहा कि वो यतीमों के लिए चाहे इसके लिए बने हुए थे, कितने यतीमों को उसने बसाने का काम किया है। तो सवाल इस बात का है, मेरा ये मानना है वक्फ बोर्ड की पूरी मान्यता समाप्त की जानी चाहिए और उसकी जमीन को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर गरीबों